हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम। आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। ओके, लेट अस टॉक अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो अगला जो था, आपने पढ़ लिया कंजम्पशन फंक्शन, आपने पढ़ लिया सेविंग फंक्शन, आपने कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन पढ़ लिया, आपने सेविंग फंक्शन इक्वेशन पढ़ लिया। अब आप इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे आ जाइए। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या कहता है? देखो, इन्वेस्टमेंट कहता है कि भाई देखो, तुमको इन्वेस्ट करना है, तुमको पैसे लगाने हैं। पैसे लगाने का मतलब कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकर्ड expenditure incurred on creation of new capital asset, that is what called creation of new capital asset। नए कैपिटल एसेट को क्रिएट करने के लिए जो तुम खर्च करते हो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। अब देखेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के टाइप्स कितने होते हैं मित्रों? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो टाइप होते हैं। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक क्या होता है? एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। चलो, अब तुम पहले समझो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि कोई ना कोई चीज़ प्रोपेलेंट का काम करती है, यानी आपको इंड्यूस करती है, प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, और तब आप इन्वेस्ट करते हो, है ना। तो प्रेरित क्या करेगी? प्रेरित क्या करेगा? इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार मैं खर्चा तो करूं, लेकिन मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना। मेरी इनकम कितनी गुना बढ़ जाएगी, मैं ये पैसे लगाऊंगा तो मेरी इनकम कितनी गुना बढ़ जाएगी, मेरी इनकम कितनी बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर होता है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। और ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। यानी इसमें मैंने पहले बता दिया तुमको कि प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। प्रॉफिट की हायर द प्रॉफिट हायर द इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड बाय इनकम लेवल। यानी यहाँ पर आपका जो प्रोपेलेंट है, जो आपको इसके लिए मोटिवेट करती है, मोटिवेशन का जो है वो है आपका क्या? तो इनकम लेवल, कि कितना इन्वेस्ट करने से आपकी इनकम लेवल कितनी बढ़ जाती है। ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट इनकम लेवल क्या बढ़ेगी, उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा। मेरी प्रॉफिट क्या होगी, उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा। कई गुना इनकम बढ़ेगी, उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो इसलिए कहते हैं अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये यार इनकम इलास्टिक होती है। इनकम इलास्टिक होती है, यानी कि वाई अगर इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगा, वाई अगर डिक्रीज करेगी तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज करेगा। इसलिए हमने कहा इसको कि ये इनकम इलास्टिक होता है। ओके, अब तुम इसको डायग्राम के तौर पे देखो। देखो, बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है, कुछ नहीं करना है। एक एक्स एक्सिस लेनी है, वाई एक्सिस लेनी है। एक्स एक्सिस पे एज ऑलवेज आपने इनकम ले लेनी है, और वाई एक्सिस पे आपने एज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट इन रुपीज़ ले लेनी है। अब आपको क्या देखना है? मैंने एक नॉर्मल OI लेवल लिया, यानी कि ये इनकम लेवल लिया, तो मैं देखा कि OI1 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये OY लेवल ऑफ इनकम और I1 लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया? एक इन्वेस्टमेंट की लाइन ड्रॉ कर दी। जीरो लेवल ऑफ इनकम, नो इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया। जब मैंने ड्रॉ किया तो उसी पर मैंने कहा कि चलो यार थोड़ी सी इनकम बढ़ा करके देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो आपने इनकम बढ़ा दी, OY से OY1 कर दी। अब आपने देखा कि OI1 से OI2 आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। और यहाँ पर आप जब वो OY1 हुई तो ऊपर की तरफ आप जैसे ही लाइन लेके जाएंगे, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मान लीजिए ये A था और ये B था, तो B पे इंटरसेक्ट किया और वहाँ से फिर आप इसको ज्वाइन कर दें तो ये नया लेवल ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो क्या देखा आपने? जैसे इनकम इंक्रीज हुई है वैसे ही इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये किस तरफ जा रही है? लाइन, स्ट्रेट लाइन जा रही है लेफ्ट टू राइट। जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड कर्व है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड कर्व है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। या अगर इनकम गिरेगी, घटेगी, तो यहाँ नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि ओरिजिनली आपकी इनकम ये हो और आपकी इनकम ये हो, ओरिजिनली OY1 हो और ये ड्रॉप हो गई हो। तो फिर
इस तरीके से कर सकते हैं आप इसको, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो ये हमने एक नया लेवल ऑफ इनकम लिया, ये मेरी नई लेवल ऑफ इनकम है, तो देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ गया, इन्वेस्टमेंट मेरा I3 लेवल पे आ गया, है ना। इन्वेस्टमेंट मेरा I3 लेवल पे आ गया, यानी ड्रॉप हो गई। यहाँ ड्रॉप हो रही है क्योंकि इनकम आपकी ड्रॉप हो रही है, यहाँ एक्सपैंड हो रही है क्योंकि आपकी इनकम जो है वो एक्सपैंड हो रही है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा रहे हैं। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो, यहाँ पर एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनकम क्या हो रही है, घट रही है, तो तुम इन्वेस्टमेंट को घटा रहे हो। दैट इज व्हाट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ कमिंग टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है कि ये डिपेंड नहीं करता कि क्या इनकम लेवल होगा, कितनी इनकम आपकी बढ़ेगी, क्या प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, तो उससे ये प्रभावित नहीं होता, ये अनअफेक्टेड होता है। यानी इतना तो हमने इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, ठीक है, इतना तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमने करना ही करना है। चीज़ों को ढंग से चलाने के लिए हमको इतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे इससे प्रॉफिट होए चाहे प्रॉफिट ना हो, लेकिन इतना तो करना पड़ेगा यार, मिनिमम लेवल तो करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए कि सरकारें हैं जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करती, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए करती है कि उससे हमको क्या रिटर्न मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, प्रायोरिटी उसकी नहीं होती। प्रायोरिटी किसकी होती है, पब्लिक वेलफेयर की होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इन्वेस्टमेंट करती है वो ऑटोनोमस होता है। एक और बात मैं बैक इसमें आता हूँ, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। कौन करेगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट करेगी। कौन इन्वेस्टमेंट करेगी, सरकार करेगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सरकार का इन्वेस्टमेंट वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ना कि प्रॉफिट के अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ हो जाए प्रॉफिट, कमाई हो जाए वो अलग बात है, बट कमाई इज नॉट द प्रायोरिटी। द प्रायोरिटी इज व्हाट, द प्रायोरिटी इज द पब्लिक वेलफेयर। नाउ सी व्हाट, कि देखो यार तुम्हारी इनकम चाहे इतनी थी, चाहे तुम्हारी इनकम बढ़ गई, चाहे तुम्हारी इनकम श्रिंक होकर कितनी होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट तो तुमको करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज, एंड दैट इज हाउ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ग्राफ कैन बी प्रेजेंटेड हियर। ऑलराइट, बात समझ में आई। हाँ, लेकिन अगर आप ये समझे कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता क्या, अरे चेंज होता है यार, या क्या इनकम लेवल में चेंज नहीं होता क्या, हाँ हो सकता है। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो चेंज हो सकता है, बदलाव आ सकता है उसमें। कैसे, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो सकता है, ये इट कैन चेंज, है ना, इट कैन चेंज, ये भी चेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि ये बदलता नहीं है, इट कैन चेंज। इट कैन चेंज कैसे चेंज हो सकता है, हो सकता है कि अगर आपकी न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, या कोई डिस्कवरी हो जाए, कोई ऐसी डिस्कवरी हो जाए कि आपका रिसोर्सेस, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेस, कोई नया रिसोर्स आपका डिस्कवर हो जाए, तो इट कैन चेंज, है ना, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इट कैन चेंज ऑन डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेस, और इट कैन चेंज विद राइज इन पॉपुलेशन। इट कैन चेंज विद राइज इन पॉपुलेशन। बेटा पॉपुलेशन अगर बढ़ गई तो ज़्यादा घर बनाने पड़ेंगे कि नहीं, ज़्यादा रेलवे ट्रैक बिछानी पड़ेगी कि नहीं, ज़्यादा रेल की बोगियाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, ज़्यादा एयरपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए ना, हाईवेज बनानी पड़ेंगी कि नहीं बनानी पड़ेंगी, ठीक है, हाइडल पावर स्टेशन बनाने पड़ेंगे ना, अब ज़्यादा लोगों को बिजली देनी है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट या इनकम के कारणों से नहीं बढ़ रहा, किसी और कारण से बढ़ रहा है, ये बात ध्यान में रखना है। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिटरमिन करना, करें या ना करें, कितना करें, क्यों करें, इन सब चीज़ों के लिए हमने दो बातों के ऊपर हमको डिपेंड होना होता है कि इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, किन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट जो है लार्जली फोकस करती है अपना, कि मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। जो इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो दो बातों पे निर्भर करता है। पहला होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको क्या निकल के आया, वो कितना एफिशिएंट है, आपकी जो एफिशिएंसी है, मार्जिनल एफिशिएंसी है विद रिस्पेक्ट टू हर एक एक्स्ट्रा रुपया जो आप इन्वेस्ट करते हो उससे आपको कितना एक्स्ट्रा जो है आपको इनकम प्राप्त होता है, कितना आपको रिटर्न मिलता है।
उसी से मेजरमेंट होता है मार्जिनल एफिशिएंसी का, यानी इन्वेस्टमेंट कितना एफिशिएंट है, कितना आपको मैक्सिमम आउटपुट कितना दे पाता है वो। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि कितना एक्सपेक्टेड है आपका रिटर्न, जो भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट आप कर रहे हो, 1 रुपये एक्स्ट्रा कर रहे हो, उससे क्या आपको इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न मिलता है, क्या रेट ऑफ रिटर्न आता है। इसको डिटरमिन करने वाली दो चीज़ें, एक तो है सप्लाई प्राइस, दूसरा क्या है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। एक है सप्लाई प्राइस, दूसरा है प्रोस्पेक्टिव यील्ड। ध्यान पे रखना है, सप्लाई प्राइस का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एसेट ऑफ दैट काइंड। अगर कोई नया एसेट आप वैसा ही बनाना चाहते हो तो उसकी कीमत क्या आती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई प्राइस। ठीक है, कोई नया एसेट, वैसा ही नया एसेट आप बनाना चाहते हो तो आपकी क्या कीमत आती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड सप्लाई प्राइस। दूसरा है कि नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। कहने का मतलब कि नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, ये जो कैपिटल एसेट आपने सप्लाई प्राइस पे जो भी आपने कैपिटल एसेट प्रोड्यूस किया, जो भी आपने क्रिएट किया, वो कैपिटल एसेट आने वाले समय में यानी कि अपने पूरे लाइफ टाइम में क्या नेट रिटर्न आपको देगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अगर आप इस प्रोस्पेक्टिव यील्ड को समझना चाहें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं प्रोस्पेक्टिव यील्ड का देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, तो कैपिटल एसेट आपने क्रिएट किया, आपने एक कैपिटल एसेट सपोज कर लीजिए क्रिएट किया। ठीक है, आपने एक मशीन बनाई। ठीक, आपने एक मशीन बनाई, जिस मशीन की कीमत मान लेते हैं उस मशीन को जो आपने बनाया ना, बस समझिए, उस मशीन की कीमत सपोज कर लीजिए आपने वो मशीन बनाई। आपने इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, नेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट ओवर इट्स लाइफ टाइम। सपोज कर लीजिए कि आपने एक मशीन बनाई और वो 1 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है, 1 लाख रुपए की मशीन है। उस मशीन को चलाने में जो एनुअल खर्चा है, सपोज कर लीजिए 12,000 का खर्चा आता है, हर साल 12,000 का खर्चा आता है। ये भी मान लीजिए 12,000 खर्चा नहीं, ये 1 लाख रुपए की जो मशीन है, जिस 1 लाख रुपए की मशीन आपने लगाई है ना, उस 1 लाख रुपए की मशीन से हर साल कमाई यानी जो रिसिप्ट आती है, ग्रॉस रिसिप्ट, वो आती है 12,000। मान लेते हैं कि इसमें 2,000 रुपये इसके रनिंग एंड मेंटेनेंस पे आप खर्च कर देते हो। 2,000 रुपये खर्च कर दिए, नेट रिसिप्ट कितना हो गया जी, 10,000 हो गया। अब हाँ कह रहा हूँ प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है, तो दोस्तों क्या करेंगे हम 10,000 को 1 लाख से डिवाइड करेंगे और देखेंगे 100, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये आके निकल के आ जाएगा 10%। ठीक है ना, क्या निकल के आ जाएगा कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है ना मित्र, वो कितना है, 10% है। दोबारा से आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। मशीन आपने 1 लाख रुपए की खरीद ली, उस 1 लाख रुपए मशीन को, वो 1 लाख रुपए का जो मशीन है आपको हर साल सपोज कर लीजिए 12,000 रुपये का रिटर्न देती है, रिसिप्ट आपका 12,000 रुपये का है। उस मशीन को चलाने में खर्चा सपोज कर लीजिए 2,000 रुपये का है, ये एक्सपेंसेस हैं 2,000 रुपये। तो नेट रिसिप्ट कितना हो गया, तो नेट रिसिप्ट हो गया 12 में से 2 घटा दीजिए 10,000। अब इसी को हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड की बात अगर करें तो 10,000 बट्टा क्या हो गया, 1 लाख इंटू 100, यानी 10% इसका प्रोस्पेक्टिव यील्ड है। ठीक है, और सप्लाई प्राइस क्या हो गया, एक नया एसेट क्रिएट किया, 1 लाख रुपए सप्लाई प्राइस हो गए, तो सप्लाई प्राइस 1 लाख रुपए और 10% का प्रोस्पेक्टिव यील्ड, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका मार्जिनल एफिशिएंसी कितनी है। तो 1 लाख की एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर आप मार्जिनल एफिशिएंसी को देखें तो 1 लाख की एफिशिएंसी कितनी होगी जी, 10% की एफिशिएंसी होगी। यानी मार्जिनल एफिशिएंसी आप देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ है ना, और यहाँ पर मैं लेके आता हूँ ये सेम चीज़, तो आपकी जो MEI है, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो कितनी होगी, 10% हो गई। ठीक है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी कितनी होगी, आपने 1 लाख में एक एसेट खरीदी, ये जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो आपकी 10,000 रुपये की है, नेट यील्ड जो है वो 10,000 रुपये की। इन दोनों को अगर आपने यहाँ पर किया, इन दोनों को प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस को, जो कि काम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया हुआ है, ये मैंने MEI निकाल दिया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल दी, कि आपकी जो एफिशिएंसी है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी है, 10% की मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ 10% की मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ गए। दूसरी जो चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करने का, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर तुमको बताया कि 1 लाख रुपए में तुमने ये मशीन खरीदी। अभी इस 1 लाख रुपए की मशीन को खरीदने के लिए फाइनेंस जो है वो कहाँ से आया, हमने लोन ले लिया। क्या ले लिया भैया, हमने लोन ले लिया। अब लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देंगे, ध्यान से समझिएगा, लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर लोन आपकी MEI यहाँ क्या आई 10% आई, और अगर मान लीजिए यहाँ पर लोन हमने 10% से लिया, तो क्या आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप कभी नहीं करेंगे। क्योंकि भैया जितना मैं इंटरेस्ट माल जितने इंटरेस्ट में उठा रहा हूँ ना, पैसे जितने इंटरेस्ट पे मैं उठा रहा हूँ उतना ही तो मेरा रिटर्न आ रहा है, मेरा बचता तो कुछ है नहीं, तो मैं क्यों लूँ। तो तुम क्या करोगे, नहीं लोगे। अब अगर यही पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाए, मान लीजिए 6% का हो जाए, 4% का हो जाए, 5% का हो जाए, तो आपको 10% ये हुआ और यहाँ पर कॉस्ट आपकी 4% या 6% जा रही है, तो बचत आपकी कितनी हो रही है, 5% की हो रही है, 6% की हो रही है अगर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये बात बहुत ही सिंपल सी है, आपको समझ में अभी आ रही होगी। तो इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग दी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए क्या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से मैंने अभी बताया कि 1 लाख रुपए में मशीन तुमने खरीदी, अगर ये पैसा तुमने बैंक से फाइनेंस करवाया होता तो तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता, और अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस 10% से MEI से 10% से यानी MEI से कम होगा तो तुम क्या करोगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, तुम आराम से पैसे ले लोगे और अपना मशीन लगा दोगे। अगर ज़्यादा होगा तो नहीं करोगे। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा कि इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट में भैया जो है टक्कर होता है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है। मैंने कहा ROI अगर बड़ी होगी तो इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। ROI अगर छोटी होगी तो इन्वेस्टमेंट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरे मित्रों समझ में आई बात। अगर तुम एक और एस्पेक्ट तुम ले लो, एक तुम एस्पेक्ट ले लो, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है मैंने, कंपेयरिंग ROI एंड MEI। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को, दोनों को अगर कंपेयर करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और MEI को करते हो, तो मैंने पहले ही बताया कि MEI अगर ग्रेटर देन ROI है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। अभी बताया मैंने, जस्ट बता दिया सब कुछ। तो कंपेयरिंग ROI एंड MEI, अगर MEI आपकी मोर देन ROI है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, और अगर इसका उल्टा हो गया तो इन्वेस्टमेंट अनप्रॉफिटेबल है। क्यों करोगे तुम इन्वेस्टमेंट, क्यों तुम कैपिटल एसेट क्रिएट करोगे, तुम नहीं करोगे। गॉट द पॉइंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी सीख लो। एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में छोटी छोटी बातें सीख लो। ये तुमको 1 मार्कर में पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में ये पूछा नहीं जाएगा। बस इतना समझ लो, एक्स एंटे सेविंग का मतलब होता है प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड सेविंग, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो सेविंग है ये कौन करता है, हाउस होल्ड्स करते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कौन करते हैं, फर्म्स करते हैं। दोनों के अपने अपने एम्बिशंस हैं। कोई इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा होता है, सेविंग जो है छोटी छोटी होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है बड़ा बड़ा हो सकता है, बड़ा अमाउंट हो सकता है। और अब जो सेविंग है वो क्या है कि आपके जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ है, आपको लगता है आप क्यों बचाते हो, आप इसलिए बचाते हो कि यार कल को अगर कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है जिसके बारे में हमको आज पता नहीं है, तो ये पैसे बचा के रखता हूँ, कल को मेरे को काम आ जाएगा। बट जो इन्वेस्टमेंट है वो आप क्या क्यों करते हो, इन्वेस्टमेंट का सीधा सा कारण होता है प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट मोटिव की वजह से इन्वेस्टमेंट, दोनों के एम्बिशंस अलग अलग हैं। इसलिए किसी भी कंट्री में इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपकी एक्स एंटे सेविंग जो है वो आपकी एक्स पोस्ट सेविंग के एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी किसी भी कंट्री में। हाँ, तो किसी भी कंट्री में इक्विलिब्रियम तब होगा जब एक्स एंटे सेविंग एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। तो तभी जाकर के आपके यहाँ क्या होगा, किसी भी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आ रही है बात, इक्विलिब्रियम होगा। और मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि ये जो एक्स एंटे वेरिएबल्स हैं, क्या याद रखना है, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1 नंबर चूक जाओगे, 99 से 100 में 1 नंबर का डिस्टेंस होता है, 1 मार्क का डिस्टेंस होता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। जो एक्स एंटे वेरिएबल्स हैं, दे फॉर्म, एक्स एंटे वेरिएबल्स फॉर्म्स द बेसिस, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ
नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। So ex ante variables forms the basis of theory of national income determination, theory of national income determination, 1 मार्क। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक्स पोस्ट सेविंग को देखिए। ये होता है एक्चुअल, जो आपकी एक्चुअल सेविंग है उसको हम बोलते हैं, और यही होता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। समझिए, तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग एक्चुअल सेविंग। ठीक, सो रियलाइज्ड सेविंग ड्यूरिंग द ईयर, जो सेविंग एक्चुअल में आपका साल के अंदर होता है, या जो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में आपके ड्यूरिंग द ईयर होता है। ठीक, सो एक्स पोस्ट जो होता है ये सम टोटल ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ये भी ध्यान में रखना है कि एक्चुअल सेविंग जो होता है ये सम ऑफ प्लान्ड सेविंग प्लस सम ऑफ अनप्लान्ड सेविंग, प्लान्ड सेविंग प्लस अनप्लान्ड सेविंग का टोटल होता है। ऐसे ही एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट का टोटल होगा, यही तो एक्चुअल होगा। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, समझ में आ गया। These are the two very important concepts you need to know। आपको ये जानना ज़रूरी है। ये आपके 1 मार्कर में भी आ सकते हैं, फिलअप्स में, जैसे फिलअप्स में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको या MCQ में आ सकते हैं, ऑप्शंस में आ सकते हैं, चूज़ करने के लिए आ सकते हैं। तो पहले जान लीजिए आप फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हमने 2 यहाँ पर चीज़ें लिखी, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट लिखा और दूसरा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीज़ें मैंने लिखी। अब देखो सर, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो सारे लोग जो विलिंग हैं और एबल हैं, विलिंग भी हैं, उनको काम करने की इच्छा भी है और काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड उनके पास में एबिलिटी होनी चाहिए, वो एबिलिटी भी है। तो विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एक्सिस्टिंग वेज रेट, यानी कि बाजार में जो वेज रेट चल रहा है अभी, जो एक्सिस्टिंग वेज रेट है ना, जिस वेज रेट पे काम मिल रहा है, उस पर वो विलिंग भी हैं और दे आर हैविंग रिक्वायर्ड स्किल ऑल्सो, दैट इज व्हाट देयर एबिलिटी, एंड दे गेट वर्क। विलिंग है, एबल है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को आप तैयार हो, आपको काम करने भी आता है, रिक्वायर्ड जो है आपको मालूम है हाउ टू वर्क, यानी स्किल भी आपके पास में है और आपको काम मिल जाता है बिना किसी खास दिक्कत के, बिना किसी खास डिफ़िकल्टी के। तो आपको कहेंगे हम कि आप ये तो सिचुएशन है साहब, ये सिचुएशन जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। लेकिन इस फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कब हो सकता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। मित्रों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे मिस्टर एक्स है ना, वो एक जॉब कर रहा था वाई कंपनी में, ठीक है ना। अब इस जॉब को वो छोड़ के किसी और कंपनी में जाना चाहता है। जैसे मिस्टर एक्स वांट्स टू ज्वाइन, है ना, कंपनी ए, इस कंपनी को, तो वो कंपनी वाई को छोड़ के कंपनी ए को ज्वाइन करेगा। तो इस केस में हो सकता है कि इसको कंपनी ए में ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लग सकता है। इस दरमियान जो वो अनएम्प्लॉयड रहा, उसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा। उसी तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं देखो यार, हमारे पास में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तभी हो सकता है कि ये स्थिति रहेगी विलिंग एंड एबल एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि ये जो एबिलिटी का पार्ट है ना, एबिलिटी का पार्ट वो नहीं रहेगा, वो कहीं मिसिंग होगा। एबिलिटी है लेकिन उसको उस चीज़ की एबिलिटी नहीं है जैसा जॉब मार्केट में अवेलेबल है। जैसे स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस को, वो स्किल सेट आपके पास नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि स्किल सेट डिफरेंट हो गया है। पहले मैनुअली काम करते थे, तो सपोज कर लीजिए विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर्स, आपको अगर कंप्यूटर के चलाने की नॉलेज नहीं है तो आपके लिए तो वो जॉब नहीं है, जबकि आप तैयार हो, आपको वो भी देने को तैयार है, लेकिन आपका जो स्किल सेट है वो स्किल सेट से मैच
नहीं करता है तो फिर कैसे आपको नौकरी मिलेगी, हालांकि वो तैयार है। आप स्किल सेट अपना चेंज कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर फिर से हुआ कि एबल है, विलिंग है, बिना खास डिफिकल्टी। यहाँ से थोड़ा सा खास डिफिकल्टी हो गई, अनड्यू डिफिकल्टी नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं कि भाई है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, उसके काम करने का तरीका अलग हो गया है, वो तरीका आप अडॉप्ट कर लीजिए, आपके लिए जॉब खड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जब तक वो आप स्किल अपने में डेवलप नहीं कर लेते तब तक आप क्या हो, अनएम्प्लॉयड हो। इस बीच में अपना आप स्किल डेवलप कर लो, आपको वो नौकरी मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे कि स्किल सेट का गैप हो रहा है। उसका इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम देखते हैं। ये क्या होता है कि भैया आप ना विलिंग हो, एबल हो, लेकिन काम नहीं मिलता है। आपको क्या होता है, काम ही नहीं मिलता है। ठीक, अब मारे मतलब लोग जो जॉब है ना, जो जॉब मार्केट वो क्या हो गई है, श्रिंक कर गई है। अब अभी जॉब नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मन मार के घर पे ही रहना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन को हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये सिचुएशन तब होती है जब रिसेशन का दौर चल रहा हो, उस समय ये स्थिति आती है। ठीक है, सो विद ऑल दिस वी आर कंक्लूडिंग टुडेज लेक्चर। Thank you very much. Bye.